हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर निरंकारी वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के समान परमाणु के लिए किसी कक्षा की त्रिज्या, किसी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग और अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाले थे। आज इस वीडियो लिंक में हम लोग उत्सर्जित विकिरणों के तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पार्ट 5। तो इस वीडियो लिंक में हम लोग उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, wavelength of emitted radiation, wavelength of radiated, wavelength of emitted radiation, दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब किसी परमाणु में भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा लेकर के ऊपरी कक्षाओं में जाता है तो ऊपरी कक्षा में जाने के बाद केवल 10 के पावर -8 सेकंड के लिए रुकता है और फिर ऊर्जा का त्याग करते हुए अपनी निचली कक्षा में आता है। और यू कैन से दैट व्हेन electron of any lower orbit gains energy, then it becomes excited and transit to the higher energy level, and in higher energy level that electron stay for only 10 to the power -8 second and then comes back to pavilion, or the excited electron after losing the energy reaches into इट्स ओरिजिनल स्टेट। और इस ट्रांजिशन की प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट लेवल से अपने ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर वो ऊर्जा क्या करता है, लॉस करता है। या जब लोअर क्लास का इलेक्ट्रॉन हायर क्लास में जाता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर एनर्जी गेन करके वो हायर स्टेट में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हमने किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, EM -RHc इंटू Z² अपॉन N², जहां पे R क्या होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू आती है me के पावर 4 Z² अपॉन 8 CH³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर।
और इसकी वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर आती है। यहाँ पे आपका H जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 6.6260 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट, यानी परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। और n क्या है? नंबर ऑफ सेल या कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या होती है। अब क्या करता है इलेक्ट्रॉन? जब ऊर्जा लेकर के हायर क्लास में, यानी सपोज कर लो E1 क्लास से यह डेल्टा E एनर्जी लेगा और क्या करेगा? E2 कक्षा में चला जाएगा। E2 कक्षा में स्टे फॉर ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड and then returns to lower energy state। क्या करेगा? जब ये हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो डेल्टा E एनर्जी क्या कर देगा? त्याग कर देगा, लॉस कर देगा। और ये डेल्टा E आपकी E2 माइनस E1 के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब आपका जो डेल्टा E है यह होती है h म्यू, डेल्टा E इक्वल टू h म्यू, जहां म्यू क्या है? म्यू ये इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डन बाय इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम। और ये आपका म्यू आता है 2π/T, ठीक है? 2π/T, यानी ये हो जाएगा 2π इंटू 1 बाई आपका आ जाएगा, ये क्या गया? 2/4 आ गया। नो, ये हो जाएगा F की वैल्यू म्यू इक्वल 1/T, ठीक है? और T आपका होता है 2π और चाल क्या होती है? ओमेगा, 2π/ओमेगा। ये आपकी T की वैल्यू आती है। तो म्यू इक्वल हो जाएगा ω/2π हो जाएगा। अब यहाँ से ये h म्यू, या हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल C इक्वल यह होता है म्यू लैम्डा, प्रकाश की चाल C इक्वल म्यू लैम्डा, देन म्यू विल बिकम्स, म्यू क्या हो जाएगा? C/λ। और हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऊर्जा में
म्यू की जगह पे c बाई लेमडा रख देंगे और डेल्टा ई इक्वल एच सी बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। ये आपकी प्रकाश, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो जो एनर्जी लॉस करेगा उस एनर्जी की क्या होगी, एक आवृत्ति होगी और उस आवृत्ति के तहत एक क्या होगी, उसकी एक वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य होगी। तो हमारी जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो जो वो तरंग दैर्ध्य निकालता है उस तरंग दैर्ध्य का मान कितना आएगा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। अब हम कैलकुलेट कर लें कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में क्या कर रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल E2 माइनस E1 और ये हो गया HC बाई लेमडा। और आपका जो E2 है, E2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस RHC जेड स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस RHC जेड स्क्वायर अपान N2 का स्क्वायर और माइनस E1 हो जाएगा माइनस RHC जेड स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप इसको हल कर दीजिए, ये आपका हो गया HC बाई लेमडा इक्वल माइनस RHC जेड स्क्वायर अपान N2 का स्क्वायर और प्लस हो गया RHC जेड स्क्वायर अपान क्या हो गया, N1 स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस को पहले कर लेंगे, तो ये आ गया HC बाई लेमडा इक्वल RHC जेड स्क्वायर अपान हो गया N1 स्क्वायर और माइनस हो गया RHC जेड स्क्वायर अपान क्या हो गया, N2 का स्क्वायर हो गया। अब यहां से आप क्या कर दो, HC अपान लेमडा और यहां से क्या कर दो, RHC कामन निकाल दो, तो इधर हो गया 1/N1 का स्क्वायर और माइनस हो गया 1/N2 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में आप क्या देख रहे हो, इधर भी HC है इधर भी HC है, HC से HC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 1/लेमडा और इधर हो जाएगा R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर और इंटू आपका आ गया जेड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो 1/लेमडा आ रहा है इसको हम तरंग संख्या या वेव टर्न बोलते हैं। 1/लेमडा ये कहलाती है वेव संख्या या वेव नंबर कहलाती है। और हम यहाँ से तरंग दैर्ध्य की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। तो दोस्तों अब क्या होता है कि परमाणु में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपका उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन
स्पेक्ट्रम या एमिशन ट्रांजिशन। उत्सर्जन संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण, एमिशन ट्रांजिशन, एमिशन ट्रांजिशन। सामान्य अवस्था में प्रत्येक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। जब इनको हम किसी बाहरी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इन परमाणुओं के भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल कक्षाओं को छोड़ करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और हायर एनर्जी स्टेट में जाकर के केवल 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकते हैं। ठीक है। When an electron of inner orbit gains energy from outer source, becomes excited and reaches into higher energy level and stays there for only 10⁻⁻8 second, and then after losing energy reach its original energy state. This process of transition of electron from lower energy state to higher energy state and from higher energy state to lower energy state is called उत्सर्जन संक्रमण या एमिशन ट्रांजिशन बोलेंगे। अब आपका आता है अवशोषण संक्रमण या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। अवशोषण संक्रमण या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। अवशोषण संक्रमण या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। परमाणु एनर्जी का केवल उत्सर्जन ही नहीं करते, बल्कि यदि उपयुक्त ऊर्जा के अगर फोटॉन मिल जाए तो ये उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और फोटॉन की एनर्जी को कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। When electron gains energy of photon becomes excited and reaches into higher energy लेवल। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि लोअर कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऐसे पदार्थ जो फोटो सेंसिटिव होते हैं उनके ऊपर अगर
उपयुक्त ऊर्जा के फोटॉन की एनर्जी दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो इसको हम अवशोषण संक्रमण बोलते हैं। और पारे के परमाणु के लिए जो अवशोषण स्पेक्ट्रम निकाला गया है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो निम्नतम ऊर्जा स्टेट में है, अगर उसको 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए तो क्या करता है, वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। अगर पारे के परमाणु को अगर आप 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हो तो पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में चला जाता है। और अगर आप पारे के परमाणु को 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हो तो पहली कक्षा से चौथी कक्षा में चला जाता है। अब यहाँ पे ये जो पारे का परमाणु है जो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, यानी जितनी ऊर्जा लिया है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से दूसरी कक्षा में जाने के लिए, और पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जाने के लिए जो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिया है, या पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जाने के लिए 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिया है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी कहलाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी के संगत उसकी एक क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी एक वेव लेंथ होगी, ठीक है। इसी को हम अवशोषण संक्रमण बोलेंगे। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के परमाणु में एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक बामर ने बताया कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में काले सरफेस पे बहुत सी अलग अलग चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को H अल्फा, H बीटा, H गामा या H डेल्टा कहा। और जब परमाणु स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरों की ओर जाते हैं तो इन चमकीली रेखाओं की चमक और उनके बीच की दूरी लगातार क्या करती है, घटती जाती है। यहाँ पे अलग अलग तरंग दैर्ध्य H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा प्राप्त होती है, जिनके तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण इनका रंग भी अलग अलग होता है, इनकी चमक भी प्राप्त होती है। तो बामर ने सन 1885 ईस्वी में, बामर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ज्ञात किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ज्ञात किया था। अब यह श्रेणी आपकी दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में, यानी दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। तो आपकी जो बामर श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है इन्हीं दोनों तरंग दैर्ध्यों के बीच में। बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य में प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो लिंक आप को कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस समय परीक्षा की तैयारियां आपकी जोरों शोरों से चल रही होंगी और ये जो वीडियो लिंक आपको दिए जा रहे हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर यमुना प्रसाद निरंकारी, डायरेक्टर ऑफ श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर बरवाडी नवगढ़ चंदौली एंड लेक्चरर ऑफ स्वर्गीय विश्वनाथ पाल इंटरमीडिएट कॉलेज बरवाडी नवगढ़ चंदौली, आपकी सेवा में सदैव पूरे जोर शोर से लगा हुआ हूँ। यदि आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके उसकी डाउट को क्लियर करा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 9793892235। दोस्तों, जल्दी ही हम इस हिडन स्पेक्ट्रम की दूसरी सीरीज लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।